Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma and with the most awaited series of all time, Error Detection in English. पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको RCs दिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट के कुछ प्रैक्टिस सेट दिए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स और अब एरर डिटेक्शन की सीरीज के साथ हाजिर हूं। हाँ, जो मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड किए थे ऑफ नाउन इंडिविजुअल, जहां पर सिर्फ नाउन को पढ़ाने के बाद उसकी एरर्स दी थी, आप लोगों को काफी अच्छा लगा और अब तक के मेरा सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो वही है। प्रोनाउन का भी मैंने आपको सेम सेट दिया जहां पर एरर्स सारी थी, फिर एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स एंड सो ऑन। तो आप ही की रिक्वेस्ट पर एक और सीरीज स्टार्ट है जिसमें कि एरर डिटेक्शन आपके लिए रहेगा और इस वीडियो के सहारे वापस कह दूं, चूंकि ये फर्स्ट वीडियो है, इफ समवन इज वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कि अगर ये सीरीज आप पसंद करते हैं तो वुड लव टू कंटिन्यू दिस एज वेल। ये भी मैं आगे रखना चाहूंगा। हाँ, ये किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ज्यादातर सेंटेंसेज या वोकैबुलरी वर्ड्स किसी एग्जाम से पूछे गए कहीं और रिपीट होते हैं, फिर वो रिपीटेशन उनका चलता रहता है। तो मैंने खुद ऐसा कई बार देखा है, आपको भी मेंशन किया होगा। कई चीजें, चाहे वो एरर है, क्लोज टेस्ट है, आरसी है, पैराजम्बल्स हैं, जो 2009 में किसी एग्जाम में आए, 2012 में वापस रिपीट हुए, 15 में, 17 में और 19 में भी उनको रिपीट किया गया। बुक्स के कई क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस बुक रखते हैं, जो सिर्फ एसएससी की है, हो सकता है पहले वो बैंक में आ चुके हों या सीडीएस में पूछे गए हों या किसी भी एग्जामिनेशन में अक्सर रिपीटेशन फॉलो करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, जनरली फॉर बैंक, एसएससी या फिर आपके डिफेंस, सीडीएस ऐसे एग्जामिनेशन जहां पर के एरर डिटेक्शन पूछे जाते हैं। So starting this video now in this series now, the very first one for error detection practice series जो आपके लिए हाजिर है। हाँ, before moving ahead, I must mention कि मेरा एक और YouTube चैनल है for music because I started YouTube for music। तो ये चैनल आपको डेडिकेट कर दिया, मेरा म्यूजिक का चैनल है। अगर आप चाहें तो कुछ सॉन्ग्स वहां पर होंगे, आप थोड़ा बहुत एंटरटेन हो सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब इन देयर, कपिल म्यूजिक बॉय यूट्यूब पर जो है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इफ यू विश टू, विद द सेम हैंडल कपिल म्यूजिक बॉय एंड सो इज फॉर ट्विटर एज वेल, कपिल म्यूजिक बॉय। हाँ, आपको जो डाउट्स रहती हैं, डेली मुझे कहीं ना कहीं मैसेजेस आते रहते हैं, आप वो टेलीग्राम चैनल पर पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपनी डाउट्स के अलावा मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस या फिर जो भी प्लस माइनस है वो आपको सारे नोटिफिकेशंस टेलीग्राम चैनल में, और अपनी डाउट्स आप टेलीग्राम के ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो प्लीज जॉइन मी एट टेलीग्राम विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। इफ यू वांट टू फॉलो मी एट फेसबुक, यू कैन विद द सेम हैंडल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। एंड आई एम अ प्लस एजुकेटर इन द बैंकिंग स्ट्रीम एट अनअकैडमी। जरूर सुना होगा, आप चाहे तो मुझे वहां मिलिए फॉर रेगुलर सेशंस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। और आप किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड दैट इज कपिल सर यूज करके फ्लैट 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आप चाहें तो इनमें से कुछ भी, हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा आपके खुद के लिए, बाकी आप चाहें तो मुझे बाकी हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टार्टिंग दिस सीरीज नाउ ऑफ एरर डिटेक्शन इन इंग्लिश, और कॉमन सी लाइन, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं इसको आगे रिज्यूम जरूर करूंगा। और हाँ, अभी भी बोल देता हूं, जो दिमाग में है आगे भी बोल दूंगा कि अगर कोई ऐसी एरर्स जो हमें रहती हैं, लाइफ लॉन्ग रहती है, भाई डाउट मेरी भी होती है, नो वन इज परफेक्ट कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो मुझे सब कुछ आता है। डेली कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ आप लोगों से सीखने मिल जाता है। कई ऐसी एरर्स जो मुझे नहीं आती, आप पूछते हैं तो कुछ उसके बहाने सीखने को जरूर मिलता है। तो जिंदगी में सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ एरर्स परेशान करती हैं तो आप वहां भी मुझे कमेंट्स में मार्क कर सकते हैं। उनमें से जो मुझे अच्छा लगेगा, या ऑलमोस्ट सारी जितनी हो पाएंगी, मैं अगले वीडियोस में आपको समझाना जरूर चाहूंगा। आई रिपीट, अगर कुछ एरर्स जो आपको लगती हैं ऑकवर्ड हैं, आपसे नहीं बन पाई, या बुक का आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आप मुझे कमेंट्स में वो पिन कर दीजिएगा, एरर्स के क्वेश्चंस आपके। हाँ, टाइटल जरूर मार्क कीजिएगा कि किस एग्जाम ने पूछा है, बिकॉज हर एग्जाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से इंग्लिश का थोड़ा लेवल चेंज हो जाता है। कुछ फॉर्मल मांगते हैं, कुछ थोड़े इनफॉर्मल भी अलाउ कर देते हैं एंड सो ऑन। तो आप मुझे कमेंट्स में भी वो एरर मार्क कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस रख दीजिएगा टाइटल के साथ, एसएससी बैंक ने पूछा किसी ने भी, मैं नेक्स्ट वीडियोज में वो क्वेश्चंस भी ऐड करना चाहूंगा। स्टार्टिंग दिस सेशन नाउ, they couldn't set up the computer network themselves. They couldn't set up the computer network themselves. Fine, वो खुद से कंप्यूटर का सेटअप नहीं कर पाए. So they are banking with an IT engineer from the university to set it up for them. इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई IT इंजीनियर आके वो उनके लिए सेट करके जाए. Fine, देखिए, एरर डिटेक्शन है तो मेरी एम्फेसिस ग्रामर पर होगी, because that's the only possibility. So they couldn't set up the computer network themselves. खुद से नहीं कर पाए, ये चीज ठीक है। मैंने कई बार पढ़ाया था मेरी वीडियोस में, कह दूं एक बार ये कॉमन सी लाइन के मेरे चैनल पर हर चीज अवेलेबल है। ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, हर किसी की सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग है। वोकैबुलरी की आप चेक कर सकते हैं, और आरसी, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट की भी अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो मेरे चैनल पर एक बार
प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप जो चाहेंगे आशा रखता हूं आपको जरूर मिल जाएगा। मैंने पढ़ाया था आपको themselves यहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन है एम्फेसाइज करने के लिए। इन्हीं शब्दों के सहारे कहा था कि हम ज्यादातर जिन बुक से पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद एम्फेटिक प्रोनाउंस को मेंशन करती हैं, आई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, शी, हर सेल्फ, ETC। बट मैंने वहां भी पढ़ाया था, आप भी चेक कर सकते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस सेंटेंस के आखिर में भी आ सकते हैं जो मेन आपके सब्जेक्ट को ही एम्फेसाइज करेंगे। आई कैन डू दिस माई सेल्फ और आई माई सेल्फ कैन डू दिस, बोथ आर द सेम। डिटेल्स आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस में। तो वो खुद से कंप्यूटर नेटवर्क सेट नहीं कर पाए, दैट इज फाइन। सो दे आर बैंकिंग। बैंक इंग्लिश में वर्ब भी होती है। बैंक के 3 मतलब अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। बैंक ऑफ कोर्स नाउन हो गई जहां पर हम अपना पैसा जमा करते हैं। बैंक किसी तट को भी कहा जाता है, किनारे को कहा जाता है। और बैंक इंग्लिश में वर्ब भी है जिससे भरोसा बनता है, तो भरोसा करने को भी बैंक ही कहा जाता है, इसलिए उनका भरोसा एक IT इंजीनियर पर है। एक छोटी सी लाइन जिसके सहारे कि यहाँ प्रपोजिशन गलत है, बैंक के साथ विद नहीं लिखा जाता। आई एम बैंकिंग विद यू, मुझे आप पर भरोसा है, सो आई शुड बी सेइंग बैंकिंग विद यू, आई मस्ट बी बैंकिंग ऑन समवन। आई रिपीट, बैंक ऑन समवन से मतलब जाता है, हिंदी से भी क्वाइट कंफर्टेबल है, किसी पर भरोसा करना। दैट वॉन्ट बी अ डिफिकल्ट वन। मैंने इस सीरीज में कुछ कॉमन क्वेश्चन ही रखे बिकॉज फर्स्ट है, आगे स्टेप बाय स्टेप आगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा टू बी ऑनेस्ट। सो हाँ, उनको खुद को वो सेटअप नहीं कर पाए, इसलिए यूनिवर्सिटी से उन्होंने किसी को बुलाया है, उन पर उन्होंने भरोसा करना है। सो बैंक जनरली एज अ वर्ब अपने साथ एक फिक्स्ड प्रपोजिशन के तौर पर ऑन रखती है, बैंक ऑन समवन, किसी पर भरोसा करने के पॉसिबिलिटी से। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज अगर आपको कभी वापस मिले तो आप उसमें करेक्शन रख सकते हैं, बैंक ऑन समवन। जैसे रिलाय भी एक इंग्लिश में वर्ब होती है, RELY, रिलाय, भरोसा करना, जिसका नाउन वर्जन रिलायंस बनता है, वो नाम जिस पर देश करे भरोसा, समथिंग लाइक दैट। सो रिलायंस भी हमेशा भरोसे को दिखाता है, बैंक भी वही है। बैंक ऑन समवन जो भी है, IT इंजीनियर है, जो भी आपके हैं, किसी पर भरोसा करना। डू रिमेंबर, पाकिस्तान हैज फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिटेड टू द प्रेजेंस ऑफ, ये फर्स्ट फ्रैक्शन ठीक ठाक है, पाकिस्तान हैज फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिटेड, तो पाकिस्तान हैज एडमिटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू द प्रेजेंस ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट on its earth, but has said that he has now been chased out and could be in the UAE. Fine, मुझे फर्स्ट ग्लैंस में awkward नहीं लगा। पाकिस्तान ने पहली बार एडमिट किया है, माना है इस बात को, द प्रेजेंस ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम ऑन इट्स अर्थ, ठीक ठाक है, बट इट विल बी बेटर टू से ऑन इट्स अर्थ बिकॉज अर्थ हैज अ, जमीन यूज की तो जाती है लेकिन ये पाकिस्तान की अर्थ की बात हो रही है, और पाकिस्तान की अर्थ है, पूरा ग्लोबल आपका प्लैनेट नहीं कहा जा सकता। सो इट विल बी बेटर इफ वी से इन प्लेस ऑफ अर्थ सॉइल शब्द का इस्तेमाल करें। एक छोटी सी लाइन के सहारे कई बार ग्रामेटिकल एरर्स आती हैं, कई बार कॉन्टेक्चुअल एरर्स भी आती हैं कि किसी सेंटेंस को लिखने में तो सही है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं आ सकता। दैट इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द एरर्स ओवर देयर। सो पाकिस्तान, आई रिपीट, एक बार वापस चेक कर लेता हूं, पहली बार उन्होंने अलाउ किया है या कहा है, माना है इस बात को कि ये प्रेजेंस उनके यहां पर हो सकती है। ऑन इट्स अर्थ ना लिखकर ऑन इट्स सॉइल मस्ट बी देयर, बिकॉज अर्थ जमीन को कहते हैं और पाकिस्तान की कोई जमीन जो होगी वो सॉइल के तौर पर है, उसको हम ग्लोबली पूरा का पूरा आप प्लैनेट नहीं दे सकते कि अर्थ पूरी पाकिस्तान की है या किसी भी एक कंट्री के लिए होगा। सो इट विल बी बेटर टू से ऑन पाकिस्तान्स अर्थ, ना ऑन पाकिस्तान सॉइल। और अक्सर हम लोग वही कहते हैं कि यहाँ की जमीन, वहां की जमीन, जमीन के लिए अक्सर सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में जो गलती थी वो हो, हाँ ग्रामेटिकली कोई फर्क नहीं है, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अर्थ उसकी नाउन है, विल बी ओके, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल ध्यान रखिएगा, द वुमन किल्ड द चाइल्ड, उसने उसे मार दिया बिकॉज शी वांटेड टू टेक रिवेंज from her daughter-in-law whom she blamed for taking away her son from her. ये तो मुझे ठीक लग रहा है। The woman killed the child because she wanted to take revenge from her daughter-in-law whom she blamed from taking away her child. मुझे तो ठीक लग रहा है, उस औरत ने उसे मार दिया because she wanted to take revenge, वो उससे बदला लेना चाहती थी from her daughter-in-law, अपने daughter-in-law से, जिनको उन्होंने ब्लेम किया था। तो whom भी ठीक है बिकॉज ऑब्जेक्टिव केस में she blamed, अब she blamed किसको, daughter in law, so fine, from taken away her son from her, उसके बेटे ले जाने का ब्लेम उन्होंने उनको दे दिया, seems okay। मेरे वर्ड्स हैं क्वाइट कॉमन, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज माफ कीजिएगा, बट हाँ मैच्योरिटी लेवल पर आप ये बात मानेंगे कि हर चीज जो किसी भी लैंग्वेज में है, फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर टंग नेटिव हिंदी में है,
वो एग्जैक्टली इंग्लिश में हो, दिस इज इम्पॉसिबल। हर चीज नहीं हो सकती, मेजॉरिटी पॉसिबल है किसी लैंग्वेज को किसी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना, लेकिन हर चीज को हम नहीं बोल सकते कि ऐसा हिंदी में होता है तो ऐसा इंग्लिश में क्यों नहीं होता। नाउन में आपको पढ़ाया था, चंदा मामा कहे जाते हैं, इंग्लिश जेंडर मून के साथ हमेशा शी इस्तेमाल करती है। शायद आप में से हर कोई ना जानता हो, इफ यू नो फाइन, बट शायद हर कोई ना जानता हो। आज के बाद ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता इंग्लिश में टेक रिवेंज फ्रॉम समवन, किसी से बदला लेना। आई रिपीट, हिंदी में सही है ना, फ्रॉम, ये कहां से लाए थे? फ्रॉम हिम, फ्रॉम हर, वहां से लिया था, उससे लिया था, फाइन। फ्रॉम का इस्तेमाल हम अक्सर सोर्स के लिए दिखा देते हैं। ये ट्रेन कहां से चलती है? तो वहां से चलती है, तो मुझे उससे बदला लेना है। हिंदी में तो ठीक है, टेक रिवेंज फ्रॉम। माफ कीजिएगा, इंग्लिश में टेक रिवेंज फ्रॉम नहीं लिखा जाता है, इंग्लिश में टेक रिवेंज ऑन लिखा जाता है। अब इसकी हिंदी ना करें कि उस पर बदला लेना है मुझे, ना, नॉट एवरीथिंग दैट इज इन हिंदी और इंग्लिश कैन बी ट्रांसलेटेड वाइस वर्सा इन द अदर लैंग्वेज। ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज जो यहां पर है वो एग्जैक्टली द सेम दूसरी भाषा में भी पॉसिबल हो। आई रिपीट एंड रिक्वेस्ट, टेक रिवेंज फ्रॉम इंग्लिश अलाउ नहीं करती, टेक रिवेंज ऑन कहा जाता है। तो आई रिपीट, अगर मुझे उससे बदला लेना है, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम, हिंदी में अच्छा लग रहा है बट गलत है, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज ऑन हिम मस्ट बी योर आंसर। शायद जरूर नया हो, प्लीज ध्यान रखिएगा, टेक रिवेंज फ्रॉम ना होकर टेक रिवेंज ऑन कहा जाता है, किसी से बदला लेना, जिसे हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। कॉट napping by the powerful mining mafia after a bid. Caught napping, उसे आपने एक तरह से झपकी लेती पकड़ लिया, by the powerful mining mafia after a bid on the life of the SDM. ठीक है, मीनिंग आपको क्लियर होगा। The police has, आगे क्यों बढ़ूं मैं भी, पुलिस, अभी भी मुझे कई लोगों ने डाउट्स में ये भेजा था। आई रिक्वेस्ट कि आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको किसी और वीडियो के सहारे समझाना चाहूंगा उस बात को, उसकी सारी डिटेल्स को। पुलिस माना इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन की तरह बिहेव करती है, जिसको अक्सर हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो आप जानते हैं, या मैं मार्क कर दूं, कलेक्टिव नाउन जो किसी का कलेक्शन दिखाती हैं, जस्ट लाइक टीम, ज्यूरी, स्कूल भी कहा जाता है कलेक्टिव नाउन में, जहां पर कलेक्शन है। टीम में एक इंसान नहीं होता, बहुत लोगों का कलेक्शन मिलाकर ही टीम बनती है। क्लास, इनके लिए दो स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं, दे आर सिंगुलर इफ दे बिकम यूनानिमस, अगर सबकी सहमति से चलते हैं यानी सबका मत एक है, उस केस में इनको हमेशा सिंगुलर माना जाता है। एंड दे आर कंसिडर्ड प्लूरल फॉर यूनानिमस, ठीक है, फॉर पॉजिटिविटी। एंड दे आर कंसिडर्ड प्लूरल, और इनको प्लूरल माना जाता है फॉर डिवीजन, अगर अलग अलग हो जाते हैं तो वहां पर डिवीजन मार्क करते हैं। मैंने अब तब भी समझाया होगा, क्लास अगर 4000 बच्चों की भी है, साथ में है, तो वो एक ही क्लास है। लेकिन अगर आप उसमें बंटवारा कर देते हैं, भाई तुम लोग सुबह आ जाना, तुम्हारा 8 से 9 का बैच है, तुम्हारा 4 से 6 का बैच है, अब उसी क्लास के बच्चों का डिवीजन करने पर मुझे 3-4 क्लासेस लेनी पड़ती हैं। जब सचिन, सहवाग, द्रविड़, गांगुली सब एक टीम में खेलते हैं तो इंडियन टीम एक है। जब आईपीएल में वो बट जाते हैं कि भाई नहीं मुझे विराट पसंद है लेकिन वो उस टीम में है, सचिन उस टीम में है, सहवाग उस टीम में है, तब जाकर वो आपकी टीम एक से ज्यादा हो जाती है। कलेक्टिव नाउन्स आर कंसिडर्ड सिंगुलर इन केस ऑफ यूनिटी, दे आर कंसिडर्ड प्लूरल इन केस ऑफ डिवीजन। और पुलिस, माना के सुनने में एक शब्द लगता है क्वाइट इजी, पुलिस वहां पर खड़ी है, पुलिस तैनात है, सिंगुलर, बट माफ कीजिएगा, इंग्लिश में आप तो क्लास के साथ भी है नहीं लिख सकते ना, लेकिन आपने पढ़ा होगा टीम के साथ इंग्लिश में हैव भी लिखा आता है, ऑडियंस के साथ भी हैव लिख देते हैं इन केस ऑफ डिवीजन। कॉमन सेंस, पुलिस जब भी अपना काम करती है एक जगह बैठकर नहीं कर सकती कि सब पुलिस, पूरी की पूरी पुलिस साथ में है और काम कर रही है। हर किसी का डिपार्टमेंट अलग अलग है, कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन पर जाते हैं, कुछ लोग वहां पर हैं, कुछ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ वहां पर हैं, और पुलिस जब भी तैनात भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन को ही दिखाती है। इसीलिए ज्यादातर और लगभग हमेशा पुलिस जब अपने एक्शन पर है तब हमेशा प्लूरल वर्ब रखेगी, बिकॉज वो एक साथ बैठकर काम नहीं करती। लेकिन अगर आप उसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं कि भारत की पुलिस ऐसी है, मुंबई पुलिस ऐसी है, उस केस में आपने उसे कलेक्टिव ट्रीट किया है, तब जाकर हैज लिखना जायज है। और किसी इंसान को पकड़ने के लिए अगर पुलिस ने एफआईआर बुक की है, ये किया है, वो किया है, तो पुलिस एक जगह खड़े होकर नहीं कर सकती। कलेक्टिव नाउन डिवीजन के तौर पर हमेशा प्लूरल मार्क की जाती हैं। सो इन प्लेस ऑफ हैज इट मस्ट बी हैव हियर। रिसेंटली भी मुझे किसी ने पूछा था, कई बार क्लासरूम में भी ये बात डिस्कस होती है, रिपीट ध्यान रखिएगा, किसी भी कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर इन केस ऑफ यूनिटी, प्लूरल इन केस ऑफ डिवीजन। तो पुलिस अगर फंक्शनैलिटी पर है, अपने काम पर है, प्लूरल फॉर्म से अलाउ कीजिए। अगर पुलिस वहां पर सिर्फ अपने डिस्क्रिप्शन के लिए है, तब वहां पर आप उसे सिंगुलर यूज कर सकते हैं। क्विक रिविजन इस स्लाइड का, बैंक ऑन समवन, किसी पर भरोसा करना,
पृथ्वी पूरा ग्रह है, प्लैनेट है, फाइन अर्थ, लेकिन जमीन किसी एक की स्पेसिफिक हो सकती है। वो जमीन मेरी है तो मैं ये नहीं कहूंगा दिस अर्थ इज माइन, भैया अर्थ थोड़ी है मेरी, सॉइल कहा जा सकता है, तो किसी देश की या स्टेट की सॉइल पर हो सकता है। टेक रिवेंज ऑन, इस स्लाइड का सबसे बढ़िया, किसी से बदला लेना, जो हिंदी में फ्रॉम में अच्छा लगेगा बट इंग्लिश टेक रिवेंज ऑन रखती है, आप चेक कर सकते हैं। एंड पुलिस एज अ कलेक्टिव नाउन प्लूरल फॉर्म रखती है अगर डिवीजन पर हो, अपने कार्य पर हो, और अगर वो कलेक्टिव फॉर्म में है तो उसे आप सिंगुलर ट्रीट कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अ टोटल ऑफ 10 ब्लॉक्स will be on offer in the third round of coal auctions which will take place between 11th of August to 17th of August. मुझे कमेंट में भी किसी ने लिखा अच्छा लगता है कि सर आप ये बोलते हैं अच्छा लगता है कि हर चीज, और ये सच्चाई भी है, आप ही लोगों के वर्ड्स होते हैं। एट अ ग्लैंस सर ये नो एरर ही लग रहा है, हाँ 2-3 बार पढ़ते हैं तब नजर आता है शायद गलती है इसमें। अ टोटल ऑफ 10 ब्लॉक्स, ठीक है, टोटल 10 ब्लॉक्स हो गए, ऑफर के तौर पर पेश होंगे इन द थर्ड राउंड ऑफ द कोल ऑक्शंस, फाइन, विच विल टेक प्लेस, जो कि होने वाला है बिटवीन 11th of August to 17th of August। तो कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी क्लिक हो चुका होगा, मैं थोड़ा सा प्रिटेंड कर रहा हूँ इस बात को समझाने के लिए, चूंकि एग्जाम्स में फ्रैक्शन अलग अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में भी एक पार्टीशन आ जाता है कि ये अलग ये अलग, और कई बार जो चीजें इधर वाली अलग सही लग रही है, इधर वाली अलग सही लग रही है, उनको मर्ज करने पर गलती हो सकती है। मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन फाइन है, टोटल ऑफ 10 ब्लॉक्स विल बी ऑन ऑफर, फाइन। In the third round of coal auctions, ये भी ठीक है, third round of this and that, which will take place between, fine, between को जरा साइड रखिए, August 11 to August 17, 11 से 17 अगस्त तक, ये ठीक है, लेकिन यहाँ 11 से 17 अगस्त के लिए between का इस्तेमाल है, और आप सब जानते होंगे एक छोटी सी लाइन, from की पेयरिंग हमेशा to के साथ लिखी जाती है, from Delhi to भोपाल, कंजंक्शंस में आपने पढ़ा होगा, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन between की पेयरिंग हमेशा एंड के साथ की जाती है, तो दिल्ली से भोपाल तक, फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, दिल्ली और भोपाल के बीच में बिटवीन दिल्ली एंड भोपाल। तो 2 करेक्शन पॉसिबल है, एग्जाम में एक ही पॉसिबल है। लैंग्वेज में 2 करेक्शन है, आप बिटवीन हटाकर फ्रॉम लिख दीजिए तो सेंटेंस हो जाएगा विच विल टेक प्लेस फ्रॉम 11 टू 17, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, यहां से लेकर वहां तक, सही है। दूसरा भी पॉसिबिलिटी है कि बिटवीन दिस एंड दैट, जो 11 और 17 के बीच में होगा, बिटवीन दिस एंड दैट। अब हम कौन सा करेक्शन, सर अगर बिटवीन की जगह फ्रॉम लिखते हैं तो सी फ्रैक्शन गलत है, और टू की जगह एंड करते हैं तो डी गलत है। तो मैंने हमेशा कहा है, जो रेगुलर है उनको पता होगा इस बात का, एग्जामिनेशन में जब आपने पढ़ना शुरू किया सेंटेंस के हिसाब से, जैसे इस लाइन से जल्दी से समझा दूं, टाइम खराब नहीं करूंगा, अगर बॉयज के बगल में इज लिखा है, आप में से 100% का आंसर है सर इज गलत है, आर कर दीजिए, फाइन। अगर मैं ये लिख दूं कि नहीं यार बॉयज के लिए इज लिखा है तो बॉय कर देते ना, यहां से एस हटा दो तो फिर सही हो जाएगा ये, तो बॉय इज, ये भी तो सही है। अब अगर आप कहते हैं हाँ माफ कीजिए, लैंग्वेज में आप सही हैं, एग्जामिनेशंस में गलत है, बिकॉज ऑथर की थीम है बॉयज दिखाना और बॉयज के साथ इज नहीं आता, मतलब ऑथर ने यहां पर बिटवीन को जायज समझा है। छोटी सी लाइन, जब तक आपने सेंटेंस बिटवीन तक पढ़ा तब तक इसमें कोई गलती नहीं थी, तो इसकी पेयरिंग किसके साथ है यही आपको मार्क करना होगा, बिकॉज गलती बिटवीन पर नहीं है, बिटवीन लिखने से सेंटेंस गलत नहीं हुआ, बिटवीन के साथ टू लिखने से सेंटेंस गलत है। तो ऐसा एग्जाम में कई बार होता है, मैंने ये भी एग्जांपल दिया होगा, अगर कोई आइदर के साथ नॉर लिखता है तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस और एग्जामिनेशन में दी ओनली प्रेफरेंस होना चाहिए कि आइदर के साथ नॉर नहीं आता। मैं चाहूं तो ऐसे भी तो सही कर सकता हूं, नाइदर लगा दीजिए, नाइदर के साथ नॉर आता है, हाँ सर ना सर। नाइदर नॉर लिखने पर सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, जो ऑथर लिखना नहीं चाहता था उसका इंटेंशन था आइदर और, कोई एक, आप नाइदर लिखेंगे वो 0 दिखा देगा। तो करेक्शन वही है, आइदर के साथ और लिखिए, मतलब ऑथर की टोन फॉलो कीजिए, आइदर लिखने तक सेंटेंस गलत नहीं था, आइदर के साथ में नॉर लिखने पर सेंटेंस गलत हुआ, बॉयज के साथ में इज लिखने पर सेंटेंस गलत, और बिटवीन के साथ टू लिखने पर सेंटेंस गलत। तो बिटवीन की पेयरिंग हमेशा एंड के साथ है, फोर्थ फ्रैक्शन मस्ट बी आंसर। छोटी सी लाइन है बट पैटर्न ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द layoffs come along the continued debate over immigration from the US, in the US, as the contemporary work visas are the center of a fierce debate in Congress. At a glance सब बढ़िया लगता है। The layoffs come among the continued debate over immigration from reform in the US. मुझे तो ठीक लग रहा है, लिटरली ठीक लग रहा है, लेकिन समझ आ गया कहाँ पर गलती है, क्योंकि टाइम खराब नहीं करूंगा, लाइव सेशन नहीं, आप लोग समझें। The layoffs, ठीक है, come among the continued debate, ये भी एक बहुत अच्छी लाइन है,
हम जानते हैं कि अमंग का इस्तेमाल हमेशा दो से ज्यादा के लिए करते हैं। हिंदी में ये सही है, अमंग की हिंदी भी के बीच में होता है, उन पहाड़ों के बीच में उसका घर है, इतने लोगों के बीच में एक मेरा भाई भी है, अमंग दोज पीपल, अमंग द ट्रीज, अमंग द नेशंस, पूरे विश्व के बीच में, ऐसा वैसा। हिंदी में एक और शब्द होता है, इंग्लिश में, सॉरी, जिसका मतलब भी के बीच में होता है, बट डिफरेंस है, एक अच्छी लाइन के सहारे बोलूं, अमंग का इस्तेमाल जहां दो से ज्यादा के लिए करते हैं, डिबेट एक है और डिबेट एक से ज्यादा है नहीं सेंटेंस में। अगर बहुत सारी डिबेट्स हैं कि उन चारों डिबेट्स में एक चीज कॉमन थी, तो आप लिख दीजिएगा अमंग द 4 डिबेट्स। भाई यहां पर सिर्फ एक चीज है और एक चीज के लिए अमंग का इस्तेमाल नहीं होता, तो बिटवीन कर लें, बिटवीन भी तो 2 के लिए आता है मिनिमम, उस केस में आप बिटवीन भी नहीं लगा सकते, फिर क्या करें, आई रिपीट, अगर मुझे लिखना है अमंग द ट्रीज, उन पहाड़ों के बीच, उन पेड़ों के बीच, उन घरों के बीच, तो ठीक है। अगर सिर्फ एक ट्री लिखा हुआ है तो फिर यहां पर मैं अमंग कैसे लिख दूं? फिर एक अच्छा शब्द ध्यान रखें, इस तरह की एरर्स भी एग्जाम में आती है, अमिड। आपने सुना होगा अमिड का इस्तेमाल भी हिंदी, बीच क्लास में तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है। अब अगर क्लासेस के बीच कहना चाहूं तो अमंग हो सकता है, लेकिन एक ही क्लास के बीच में कहोगे तो आप ये तो नहीं लिख सकते अमंग द क्लास, अमंग द ट्री, अमंग द बॉय, इम्पॉसिबल। उस केस में किसी एक चीज को दिखाने के लिए हमेशा अमिड इस्तेमाल करते हैं। भाई वो मलबे के बीच में ऐसा मिला, अब मलबा अनकाउंटेबल नाउन है, मलबे को तो हम काउंटेबल एस लगा भी नहीं सकते, उस केस में क्या लिखेंगे, तो वहां पर हमेशा अमिड इस्तेमाल करते हैं। रेलवे ट्रैक के बीच में, अब रेलवे ट्रैक तो कहां तक जाएगा, आप उसे काउंटेबल कैसे दिखाएंगे, उस केस में अमिड का इस्तेमाल करते हैं। भरी सर्दियों के बीच में, अब सर्दी, विंटर, समर, कुछ भी कह दीजिए, इसको मैं काउंटेबल कहां से बना दूं, इस केस में अमिड या फिर आपको मिड ऑफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, डिबेट्स होती तो अमंग लिखना जायज था, एक ही डिबेट के बीच में, एक ही सेशन के बीच में, एक क्लास के बीच में, उस केस में आप अमंग नहीं लगा सकते, बिकॉज डिबेट एक है और ऐसी जगहों पर हमेशा अमंग का काम अमिड जैसे प्रपोजिशन से किया जाता है। रिमेंबर द ले ऑफ कम अमिड द डिबेट, उस डिबेट के बीच में ऐसा सिचुएशन आई, ये आया, वो आया, जो आप कहना चाहें, प्लीज ध्यान रखिएगा। अ लुक एट माइग्रेशन डेटा suggests that the number of deaths do not necessarily indicate the crisis that is being described over there. ठीक है, मुझे समझ में आ गया, आप भी ध्यान रखिएगा। जब हम ये दो डिटर्मिनर्स यूज करते हैं, अ नंबर ऑफ और एक लिखा जाता है द नंबर ऑफ, इंग्लिश में कभी, हाँ, आप एसवीए के वीडियो चेक कीजिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, वहां पर आपको डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि यहां पर मुझे बहुत सारी एरर्स दिखानी है तो मैं आपको बस जनरल वो लॉजिक दिखा देता हूं। अ नंबर ऑफ इंग्लिश में डिटर्मिनर की तरह काम करता है, अ लॉट ऑफ, मेनी जैसे, बहुत सारे, इसीलिए इसके साथ नाउन हमेशा प्लूरल आती है। अ नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग देयर, बहुत सारे लोग वहां पर जा रहे हैं, और इसके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल मार्क की जाती है। अ नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग देयर, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग देयर, मेनी पीपल आर गोइंग देयर, बिकॉज ये लोग ही यहां पर सब्जेक्ट हैं जिनकी वर्ब आपको प्लूरल लिखनी होगी। द नंबर ऑफ के साथ इंग्लिश में नाउन तो प्लूरल है, यहां पर जाने वाले लोगों की संख्या, द नंबर, अब लोगों की बात नहीं हो रही, उनकी संख्या की बात है। इस क्लास में अनुपस्थित बच्चों की संख्या या उपस्थित बच्चों की संख्या ज्यादा है, कम है, वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखते हैं, किसके लिए, उस संख्या के लिए। नंबर हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। आप क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, आज क्लास में उपस्थित बच्चे 55। अब बच्चे दिखाने हैं तो इतने बच्चे मौजूद हैं, इतने बच्चे एब्सेंट हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ। लेकिन आज क्लास में उपस्थित बच्चों की संख्या फॉर एग्जाम्पल 50 है, व्हाट डू यू से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास आर 50 या फिर इज 50, द नंबर इज 50, नंबर 50 है, संख्या 50 है, बच्चे 50 हैं, उस केस में आपकी वर्ब प्लूरल रहेगी। मैं एक बार कंक्लूड करूं, डिटेल्स आप एसवीए के वीडियो में देख लीजिए। अ नंबर ऑफ फॉलोज प्लूरल नाउन फॉलोज प्लूरल वर्ब कमिंग आफ्टर दैट, बिकॉज वो नाउन सब्जेक्ट है जिसके लिए प्लूरल वर्ब मेंशन है। द नंबर में हम लोगों की बात नहीं करते, उस नाउन की बात नहीं करते, नंबर खुद सब्जेक्ट है और नंबर तो एक होगा, चाहे वो 50 है, 55 है, 10,000 भी क्यों ना हो। इसीलिए इंग्लिश में द नंबर के साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर मार्क करते हैं, और डू सिंगुलर नहीं होता, सिंगुलर वर्जन में आप एस लगाकर डज कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, अ नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग देयर, बट द नंबर ऑफ पीपल गोइंग देयर is increasing या the number is decreasing. My elder brother next is, डाउट से आप कमेंट्स में लिख सकते हैं मुझे या फिर टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर सकते हैं। My elder brother is planning to go abroad. भाई मेरा बाहर जाना चाहता है। As soon as he will retire in December next week.
तो मेरा भाई बाहर जाने के सोच रहा है, जैसे ही वो रिटायर होगा अगले हफ्ते। डिटेल्स आप एक वीडियो में 2 मिनट में नहीं समझा सकता, बट आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं इंग्लिश में 3 तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पर प्रेजेंट की बात का रिजल्ट फ्यूचर में दिखा देते हैं, जहां पर पास्ट इंडेफिनिट का रिजल्ट में आपको वुड मेंशन करना होता है। मेरे ही चैनल पर आप एसवीए के चैप्टर में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का वीडियो देख सकते हैं। और पास्ट परफेक्ट की बात की जाए जिसमें कि वुड के साथ हैव लगाते हैं, आप सबने पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। मैं ये 3 एग्जाम्पल हमेशा देता हूं, मेरे लिए रामबाण है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, मेहनत करते हैं पास हो जाएंगे। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, मेहनत करते तो पास हो जाते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, अगर मेहनत की होती तो पास हो गए होते। आई रिपीट, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। मेहनत करते हैं तो पास हो जाएंगे, मेहनत करते तो पास हो जाते, और अगर मेहनत की होती तो पास हो गए होते। कंडीशनल्स के हिसाब से आपने भी किताबों में रूल रटे होंगे, ये लॉजिकल सी बात है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखा जाता। यानी ये लाइन गलत है, इफ ही विल कम हियर आई विल टॉक टू हिम, हिंदी में सही है, अगर वो यहां पर आएगा तो मैं उससे बात करूंगा ना, इंग्लिश में गलत है, अगर वो यहां पर आता है तो मैं उससे बात करूंगा। जैसे आप हिंदी में कहते हैं मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ये इंग्लिश फॉर्मल इंग्लिश में गलत है, एग्जाम में गलत मार्क किया जाएगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो पास हो जाएंगे। तो यहां पर मेरा भाई बाहर जाना चाहता है, ये रिजल्ट है। कब? जब वो रिटायर होगा, गलत है। जैसे ही वो रिटायर होता है, जैसे माँ मैं घर आ जाऊंगा अगर छुट्टी मिलेगी, हिंदी में अच्छा है इंग्लिश में गलत है। माँ मैं घर आ जाऊंगा अगर छुट्टी मिलती है तो अगर छुट्टी मिलती है मैं घर आ जाऊंगा। एक स्टेटमेंट जो कंडीशन दिखाता है वो प्रेजेंट में, उसका रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में मार्क करते हैं। डिटेल्स उन वीडियोस में देखिए, यहां पर मैंने आपको 3 एग्जांपल देकर समझा दिया। तो मेरा भाई बाहर जाएगा, फाइन, कब? जब यहां से रिटायर होगा, हिंदी में अच्छा है, इंग्लिश में जैसे ही रिटायर होता है वो वहां चला जाएगा। एज सुन एज ही विल रिटायर नहीं लिखना होगा, एज सुन एज विल हटा दीजिए, प्रेजेंट में डाल दिया। अब प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस आती है तो एज सून एज ही रिटायर्स इन डिसंबर नेक्स्ट ईयर। इसको आप फ्लिप करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे ही वो रिटायर होता है वो वहां शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही उसको छुट्टी मिलती है वो घर आ जाएगा, जैसे ही मेरा काम होता है मैं आपसे बात करूंगा। ओके, एक बार क्विक रिकॉल इन चीजों पर, बिटवीन की पेयरिंग एंड के साथ, फ्रॉम की पेयरिंग टू के साथ, एज अ कंजंक्शन या फिर प्रपोजिशन। 2 से ज्यादा चीजों के लिए अमंग लिखना क्वाइट कॉमन है। एक चीज में अमंग कैसे आएगा, वो काम अमिड कर पाता है। अ नंबर ऑफ, बहुत सारे, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। द नंबर, संख्या इनकी, नाउन तो प्लूरल होगी लेकिन अपकमिंग वर्ब मस्ट बी सिंगुलर इन नेचर। एंड हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के हिसाब से कंडीशन प्रेजेंट में दिखाते हैं, उसका रिजल्ट फ्यूचर में आ सकता है। मूव इन अहेड। For expecting the organization to pay for the transport of the personal belongings, नाउन में पढ़ाया था belongings ही लिखा जाता है, इसको एरर ना रखिएगा, belonging हम यूज नहीं करते जनरली, of the employee is not fair। थोड़ा सा एडवांस्ड आपको होना होगा बिकॉज ये काम चलाओ लाइन नहीं है। मेरे पास हर तरह के बच्चे हैं, बैंक, यूपीएससी, सीडीएस, एसएससी या फिर डिफेंस के एग्जामिनेशंस के लिए भी, तो मैं टाइटल तो नहीं दे सकता, ये सिर्फ बैंक वालों के लिए है, बट हर तरह की एरर्स, इजी भी और डिफिकल्ट भी आपको मेंशन करूंगा। एक लाइन आपको याद होगी, मैंने पढ़ाया था, अगर आप बाद में से देख रहे हैं प्रीमियर के वक्त, अभी तक मैंने आज तक तो वो वीडियो नहीं डाले हैं, बट ये लाइन कही होगी, एक सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए जरूरी है कि उसमें एटलीस्ट एक वर्ब होना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी फाइनाइट इन नेचर। फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स सुनी सबने होंगी। फाइनाइट मतलब जहां पर आपके पास सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी है, और सब्जेक्ट है, वर्ब है, जो डिपेंड होती है, तो चीज ठीक है। अब यहां मुझे पूरे सेंटेंस में एक मेन वर्ब की तरह दिख रही है, इज नॉट फेयर, ये चीज ठीक नहीं है, तो ये वर्ब तो हो गई, इसके पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप भी जानते होंगे, या ध्यान रखिएगा, प्रपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं हमारे रामबाण, वर्ब्स के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। मेरे चैनल पर अगर आप हैं तो आपके लिए हर वीडियो में मेंशन होता है, और बहुत काम के हैं, यहां भी चेक कर लेते हैं। प्रपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। मैंने जब जब सेंटेंस को पढ़ना चाहा, फॉर एक्सपेक्टिंग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब एक्सपेक्ट किसको करना है, ऑर्गेनाइजेशन को, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। टू पे सब्जेक्ट नहीं है बिकॉज उन्हीं के साथ है। फॉर फिर से प्रपोजिशन है, द ट्रांसपोर्ट, फिर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं आया अभी तक। ऑफ फिर से प्रपोजिशन है, द पर्सनल बिलोंगिंग्स, फिर से ऑब्जेक्ट है। ऑफ नया प्रपोजिशन है, द एम्प्लॉय, फिर से ऑब्जेक्ट हो गया। इज मेन वर्ब है, बिना सब्जेक्ट के वर्ब तो नहीं आ सकती।
इन द गार्डन, अब इन द गार्डन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है कि इन द गार्डन वाज डूइंग दिस एंड दैट ना, गार्डन कर काम कर रहा है तो गार्डन को बोलो, इन द गार्डन के बाद हम वर्ब यूज नहीं कर सकते। इसको सही करने के लिए एक ही पैटर्न है कि या तो एक काम कर दीजिए, इस फॉर शब्द को हटा दीजिए, जिससे क्या होगा, एक्सपेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करना कि वो पे करे आपके ट्रांसपोर्ट के लिए या आपकी पर्सनल चीजों के लिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन पे करे, उससे ये एक्सपेक्ट करना बेकार है, बकवास है, कुछ तरह कहना चाहेंगे। जेरेंड भी इंग्लिश में सेंटेंस का सब्जेक्ट होती है, इन्फिनिटिव्स भी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो तरह से इसे लिखा जा सकता है। एक्सपेक्टिंग दी, ये बात वापस कहना चाहूं, इतना इजी नहीं है कि ही के साथ इज लिखना है कि आर लिखना है। जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटिव्स की नॉलेज है तो आप समझ जाएंगे, अदरवाइज डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए। बट आपने सुना तो होगा ना, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, छोटा सा एग्जांपल, तो स्विमिंग सब्जेक्ट है, इज अ गुड एक्सरसाइज उसका प्रेडिकेट है। स्विमिंग छोटा सा शब्द है, ऑर्गेनाइजेशन से आपकी पर्सनल चीजों के लिए पे करना, ऐसा एक्सपेक्ट करना नहीं हो सकता, तो यहां पर मेन सब्जेक्ट एक्सपेक्टिंग को ले लीजिए, या फिर आपने पढ़ा होगा हम 2+V1 से भी काम करा देते हैं, टू एक्सपेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, बात बराबर है। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज या फिर स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, डांसिंग इज माई प्रोफेशन, सिंगिंग इज माई प्रोफेशन, ये सब चीजें पॉसिबल है। तो एक जेरेंड को सब्जेक्ट बनाइए, नाउन बिहेव करेगी, एक इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट बिहेव कराइए, आप प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छी एरर थी, ध्यान रखिएगा प्लीज। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया हैज बीन to provide for increasing employment opportunities, not only to meet the backlog of the unemployed but also the new additions to the labor force। पहली बार में सब सही लगता है, एक बार और देखते हैं। An important objective, ठीक ठाक है, ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, वापस ऊपर वाली लाइन चेक कीजिए, ये ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं। इन इंडिया प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैज, जिसकी मेन वर्ब वहां पर है, हैज बीन हमेशा से रहा है क्या, टू प्रोवाइड फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रहे हैं भारत में इस तरह से, ठीक ठाक है। नॉट ओनली to meet the backlog of the unemployed but also the new additions to the labor force। मुझे तो ठीक लग रहा है। आपको एक लाइन याद होगी, पढ़ा होगा आपने, मैंने भी कंजंक्शंस में पढ़ाया है। ऑफ कोर्स अगर आप प्रीमियर देख रहे हैं तो उस वक्त अवेलेबल नहीं है कंजंक्शंस के वीडियो, स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड कर रहा हूं, आगे मिल जाएंगे बहुत जल्द आपको, या एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, शायद अवेलेबल हो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, एंड बोथ एंड एंड, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस के साथ हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। आपने पढ़ा होगा या मैंने पढ़ाया है बाद में कभी, और या आप बुक्स से चेक कर लीजिए। आई रिपीट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और बोथ और एंड के साथ हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम रहते हैं, आप इसे पैरेललिज्म भी कह सकते हैं। इनके साथ हमेशा सेम चीजें मेंशन की जाती हैं, ये भी हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने जज किया, नॉट ओनली, ठीक है, टू मीट द बैकलॉग, इन्फिनिटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी नॉट ओनली के साथ एक इन्फिनिटिव है, किसको मीट करना है, द बैकलॉग ऑफ द अनएम्प्लॉयड, फाइन। बट ऑल्सो के साथ भी एक इन्फिनिटिव होना चाहिए, जैसे शी इन्वाइटेड नॉट ओनली मी बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स, अब इस केस में मी ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो गए, चलेगा। नाइदर आई नॉर ही इज गोइंग देयर, तो नाइदर के बाद सब्जेक्ट है, नॉर के बाद भी सब्जेक्ट है। नॉट ओनली इनवाइटेड देम बट ऑल्सो वेलकम देम, ना सिर्फ हमने उनको बुलाया, उनका स्वागत भी किया, पॉसिबल है। नॉट ओनली के साथ इन्फिनिटिव, बट ऑल्सो के साथ डायरेक्ट नाउन है, द न्यू एडिशंस, गलत है। अगर आपने पढ़ा है तो आप चेक कर लीजिए, अदरवाइज मैं मार्क कर दूं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और बोथ एंड एंड के साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। नॉट ओनली के साथ इन्फिनिटिव लिखना और बट ऑल्सो के साथ एक नाउन लिखना गलत हो जाएगा, या तो दोनों में इन्फिनिटिव लगा दीजिए। मेरी तरफ से मेरा एक्सपीरियंस है कि आप घर से कोई भी चीज लाकर यहां पर ऐड नहीं कर सकते, उन्हीं वर्ड्स में प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, नॉट ओनली को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं टू मीट के बाद में, कुछ इस पोजीशन पर सेंटेंस होगा, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मीट not only the backlog of the unemployed but also the new additions to the labor force। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो क्लियर ना हो, माफ कीजिएगा, डिटेल आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए क्लियर होना चाहिए। टू मीट आगे लिख दिया, not only the backlog but also the new additions। अब not only के साथ नाउन है बैकलॉग
और बट ऑल्सो के साथ भी नाउन है, और दीज कोरिलेटिव कंजंक्शंस आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉलो करते हैं। डिटेल्स आप कहीं और से भी चेक कर सकते हैं, जितना था मैंने समझाया एक क्वेश्चन के लिए। तो नॉट ओनली की पोजीशन चेंज करने के बाद आपका पूरा फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एंड विल बी एरर फ्री। सी फ्रैक्शन में आप चेंजेस कर दीजिए, कोई नया शब्द ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। With the crisis of depleting clean water sources looming over us, considerable alternative sources is impressive. Imperative, एक ही बात, अच्छा imperative ठीक है, जरूरी है। तो with the crisis of depleting clean water sources looming over us, ये भैया देखिए प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। विद द क्राइसिस, ठीक है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। किसकी? ऑफ डिप्लेटिंग क्लीन वाटर सोर्सेज, ये फिर से प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लूमिंग, अच्छा वाटर सोर्सेज लूमिंग उसी के साथ है। ओवर अस फिर से प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मेरे पास अभी तक सब्जेक्ट नहीं आया, मतलब ये पानी की परेशानी की वजह से जो हमारे सर पर चढ़ती जा रही है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन, ये पानी की परेशानी जो हमसे होती जा रही है, पानी के सोर्सेज कम होते जा रहे हैं जिससे कि इसकी क्राइसिस है, इस वजह से व्हाट मेन सब्जेक्ट चाहिए मुझे। आगे लिखा है कंसिडरेबल ऑल्टरनेटिव सोर्सेज इज इंपैरेटिव, यानी कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को कंसिडर करना जरूरी है, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। कॉन्टेक्चुअल आपको चलना होगा। बैंक जैसे एग्जाम्स में, कैट जैसे एग्जाम्स में ऐसी ही एरर्स पूछी जाती हैं, और मेरी एम्फेसिस हर एग्जाम पर है। वापस कह दूं, दुख होता है कि जब मैंने आरसीज के वीडियो डाले या पैराजम्बल्स के डाले तो बैंक वालों ने देखे या फिर एसएससी ने नहीं देखा, या वाइस वर्सा। भाई एग्जाम्स अपना लेवल डिफर करते हैं, हर साल कंपटीशन चेंज होता है, थोड़ा बेहतर पढ़िए, अदरवाइज आपकी मर्जी आपके साथ है। पूरा सेंटेंस लॉजिकली सही करने के लिए, चूंकि पानी की परेशानी बढ़ती जा रही है, इसलिए बाकी सोर्सेस को कंसिडर करना जरूरी है, बाकी चीजों के बारे में सोचना भी जरूरी है। एक सब्जेक्ट चाहिए जो सिर्फ जैरेंड हो सकती है या फिर इन्फिनेटिव हो सकता है, तो बेहतर होगा इस कंसिडरेबल को, बिकॉज सोर्सेज के साथ इज नहीं आएगा। और दूसरी बात, सोर्सेज हैं, इस बात पर भी तो सोचना पड़ेगा, क्या पानी की कमी कोई और पूरी कर सकता है, ये मुझे सोचना पड़ेगा, इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो ना कंसिडरिंग लिखकर, या हम सॉरी कंसिडरेबल ना लिखकर यहां पर कंसिडरिंग लिख दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे स्विमिंग is a good exercise, gerunds behaving as the subject of the given statement। डिटेल्स आप gerund के वीडियोस में मेरे चैनल से देख सकते हैं, बुक से पढ़ लीजिएगा। पानी की बढ़ती हुई परेशानी की वजह से जो हमारे सर पर चढ़ती जा रही है, एक तरह से ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। कंसिडरिंग, क्या कंसिडर करना है? ऑल्टरनेटिव सोर्सेज इज इंपैरेटिव, दिस इज इंपैरेटिव टू कंसिडर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। माफ कीजिएगा, सोर्सेज यहां पर सब्जेक्ट नहीं जिसके लिए मुझे इज लिखना हो, मुझे सोर्सेज जरूरी नहीं है, उनके बारे में सोचना भी जरूरी है। तो मेन सब्जेक्ट है कंसिडरिंग, जो सेंटेंस में जैरेंड है, सब्जेक्ट है जिसकी वजह से इज लिखा हुआ है। जैरेंड्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। मूविंग अहेड, डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिए। 4 protesters and 1 policeman were killed, ठीक है, when police cleared protest sites in Bangkok। 4 protesters, 4 protesters थे and 1 policeman were killed। तो 5 लोग हो गए जिनके लिए were killed लिखा हुआ है, ठीक है। When as a conjunction the police cleared protest sites in Bangkok, तो ये भी ठीक है। जब इनको क्लियर किया, और जो भी आप कहना चाहें, मुझे कोई एरर नहीं दिख रही है, एक बार वापस पढ़ लेता हूं। 4 protesters and 1 policeman were killed when the police cleared protest sites in Bangkok। तो ठीक है, अगर नहीं है तो जबरदस्ती फाइंड करने की जरूरत नहीं है। Of course that is no error, because जो लिखा हुआ है सब कुछ सेटिस्फाइड है, कोई ऐसा करेक्शन आपको एक्सट्रीमली करने की जरूरत नहीं होगी। तो लास्ट वन नो एरर है, मुझे नहीं दिखा, आपको ऑब्जेक्शन लगता है आप मुझे मार्क कर सकते हैं। एक बार क्विक रिकॉल इस स्लाइड का। सेंटेंस के सब्जेक्ट होने के लिए आपको सब्जेक्ट लिखना होगा जिसके लिए वर्ब मार्क करें। जैरेंड्स को भी सब्जेक्ट बिहेव कराते हैं, इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करना, हिंदी में तो लाइन ठीक होगी ना यार, ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी, ये तो सोचना ही बेकार है, तो वो सोचना बेकार है, मेन सब्जेक्ट सोचना है। जरूरी है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और बोथ और एंड के साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो किया जाता है। सेम यहां पर हो गया, पानी की परेशानी बढ़ती जा रही है, दूसरी चीजों के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है, कंसिडरिंग। जो नो एरर है उसको ड्रॉप कर दीजिए। मूव इन अहेड। लखदार ब्राह्मणी, जो भी नाम है, आई डू नॉट नो, द UN envoy, ठीक है, said that the second round of talks in Geneva has failed to make progress। The UN envoy said that, जो भी उनका नाम है,
that the second round of talks in Geneva has failed to make progress। भाई वो बातें तो फेल हो गई जो जिससे हमें प्रोग्रेस के लिए कुछ बात की होगी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, ये मैं अगर इंग्लिश में कहूँ लिटरली तो ये सेंटेंस काफी हद तक सही है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपको एक लाइन पता होगी कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पास्ट में है, आपने सबने पढ़ा होगा, एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूँ, ही सेड दैट ही मे बी लेट, तो ये आपको पता होगा मे की जगह हमें माइट लिखना पड़ता है, नरेशन का हिस्सा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। अगर शुरुआत ही पास्ट में है तो आपको आगे की थीम भी पास्ट में रखनी होगी। हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट एंड फिगर्स चेंज नहीं होते, लेकिन सेकंड राउंड की जो बात हुई वो फेल हो चुकी है ऐसा उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जो बात हुई थी वो पूरी फेल हो चुकी है, नहीं, वो पास्ट की बात है, पास्ट में रख लीजिए। आई रिपीट, मेन सब्जेक्ट यहां पर हो गया, जो भी इनके एनवॉय थे, ही सेड दैट, तो आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट में भी होगा बट इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करने की वजह से आपको उसे पास्ट में मार्क करना होगा। सो दिस हैज फेल्ड, सेकंड राउंड भी फेल हो गया, हाँ हो गया, बट पास्ट की बात है तो आपको यहां पर इसका पास्ट बनाना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट ट्रांसफॉर्म्स इनटू पास्ट परफेक्ट, या फिर यही कह दीजिए जो शुरुआत ही पास्ट में है तो फैक्ट और फिगर वाली बात अलग है, अदरवाइज आपको सेंटेंस पास्ट में ही मेंशन करना होगा। सो द सेकंड राउंड हैड फेल्ड क्योंकि बात पास्ट की है। आपने भी ये लाइन पढ़ी होगी, पहला पास्ट में, दूसरा भी पास्ट में, पैरेललिज्म भी आप उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, यूनियन मेंबर्स से दैट लिटिल थॉट हैज बीन स्पेयर्ड फॉर फैमिलीज ऑफ एम्प्लॉयज हु डेवलप्स, मुझे गलती दिख गई, हेल्थ इश्यूज ओइंग टू लिविंग एंड वर्किंग इन अनहाइजीनिक कंडीशंस। फाइन, तो यूनियन मेंबर्स से दैट लिटिल थॉट, थोड़ी सी, लिटिल अक्सर नेगेटिव सेंस में आता है, फाइन, हैज बीन स्पेयर्ड, थॉट अनकाउंटेबल है तो हैज लिखना भी जायज है, फॉर फैमिलीज ऑफ एम्प्लॉइज, उन लोगों की फैमिलीज के लिए, हु, कौन से लोग, डेवलप्स हेल्थ इश्यूज, जिनकी वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं। ग्रामर, एक रिलेटिव प्रोनाउन की आइडेंटिटी अपने पिछले शब्द से चलती है, अगर वो सिंगुलर है तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और अगर वो प्लूरल है तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल ही मार्क की जाएगी। मतलब द बॉय, हु आर ना लिखकर हु इज लिखा जाएगा, हु के लिए इज नहीं है, बॉय के लिए इज है। डिटेल्स आप मेरे प्रोनाउन के वीडियोस में देख सकते हैं, यूज ऑफ हु, हुम, ईटीसी। और अगर वहां प्लूरल सब्जेक्ट है, द बॉयज हु इज प्लेइंग, द बॉयज हु आर प्लेइंग, तो यहां पर एम्प्लॉइज सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, और हु की आइडेंटिटी डिपेंडेंट है एंटीसीडेंट के आधार पर एम्प्लॉइज पर, पिछले शब्द से जिससे आप रिश्ता रखते हैं जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन को अटैच करता है। और किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगाना भाई गलत हो जाएगा, माफ कीजिएगा। द बॉय हु इज एंड द बॉयज हु आर, तो एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज डेवलप्स नहीं हो पाएगा बिकॉज एम्प्लॉय पहले से ही एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए डेवलप लिखना जायज होगा, ना कि डेवलप्स। छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा। द बॉय हु इज गोइंग देयर, द बॉयज हु आर गोइंग देयर। एक रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से एंटीसीडेंट ही अपकमिंग वर्ब को सेटिस्फाई करता है। प्लूरल है, एस नहीं आता, सिंगुलर होता तो एस मार्क किया जा सकता था। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। आई रिपीट, फर्स्ट टेस्ट था, कुछ इजी पे रखने चाहिए, और इजी नहीं, कई बार सीजीएल टीयर 2 में भी इस तरह के एरर्स को पूछ लिया जाता है, एक आध क्वेश्चन तो इजी आ जाता है, कुछ लोगों के लिए भी इजी ना हो। मुझे दिख गया, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ब्लंडर मौजूद है, मिस्टेक तो छोड़िए। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, मैंने पढ़ाया है, आप लोग चेक कर सकते हैं एसवीए के वीडियोस में, बाकी आपने भी पढ़ा होगा। कॉमन सेंस भी यही कहता है वन, लेकिन ये गलती कई लोग करते हैं। वो मेरा सबसे अच्छे दोस्तों में से एक इंसान है तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड नहीं कहा जाता, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स कहा जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है, एक मात्र दोस्त नहीं है। तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स कहिए, ना कि वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड आप मार्क करेंगे। आई रिपीट, जब आप ज्यादा में से एक को चूज कर सकते हैं, एक में से एक को चूज नहीं किया जा सकता। मेरे पास सिर्फ एक पेन है तो ये उनमें से एक है, इम्पॉसिबल। हाँ, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, उनमें से एक ये भी है। तो वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल लिखी जाती है। बहुत सारे नेटवर्क्स हैं इंडिया में रोड के, जिनमें से एक ये भी कहा जा सकता है, एक में से एक कहना गलत होगा। तो इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू इतना एट प्रेजेंट, जो जिसका ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक इतने मिलियन किलोमीटर्स की हमारी रोड नेटवर्क है। तो बहुत सारे नेटवर्क में से एक है, एक में से एक नहीं हो सकता। वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल लिखी जाती है, सो इट विल बी नेटवर्क्स, उनमें से एक कहा जा सकता है। इंडिया हैज वन ऑफ देम, इंडिया में भी एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है। मेरे दोस्तों में से एक, मेरे भाइयों में से एक,
अगर एक ही भाई है तो उनमें से एक चूज नहीं किया जा सकता। छोटी सी लाइन जो कई एग्जाम्स में पूछी जाती है, वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आनी चाहिए। ओके, प्लीज ध्यान रखिएगा। 1970 तक इंडिया वॉज अमंग फर्स्ट नेशंस। एक गलती मुझे दिख गई यहां पर, आगे नहीं पढ़ूं, देख लेते हैं, कोई ब्लंडर है तो उसको पिक कर लेंगे, अदरवाइज ये मिस्टेक काउंट कर सकते हैं। हैविंग द हाईएस्ट कोटा विद IMF एंड ड्यू टू दिस स्टेटस India was allotted a permanent place in the executive board of directors। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा छोटी सी लाइन कि जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे ऑर्डिनल्स को दिखाते हैं, तो मैंने भी पढ़ाया था ऑर्डिनल्स के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। Who was first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता, Who was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट। ऐसा आपको भी याद होगा, मैं भी मार्क कर दूं कि हाँ, नेशन नाउन है, फर्स्ट उसके लिए ऑर्डिनल है और ऑर्डिनल्स के साथ अक्सर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड आउट देयर। सुपरलेटिव डिग्रीज में भी डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट पोजीशन, द फर्स्ट पोजीशन, द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ETC। अक्सर ऑर्डिनल्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल द मार्क करते हैं, क्योंकि बाकी कोई एरर नहीं है। विल कंटिन्यू ये बात लेकर। हाँ, अगर ब्लंडर होती तो इस बात को ओमिट किया जा सकता था, लेकिन अक्सर हम सुपरलेटिव डिग्रीज में और फर्स्ट और सेकंड, थर्ड जैसे शब्दों के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, बस मेरा ये ध्यान रखना है मुझे, शॉर्ट में आपको समझाता रहूंगा। टू मेक श्योर दैट द सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इन, या अगर स्टार्टिंग पास्ट में है तो आपका रिमेनिंग फ्रैक्शन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश प्रेफर करती है कि वो भी पास्ट में रहे, चूंकि बात पास्ट की है। एक रिलेटिव प्रोनाउन का पिछला शब्द डिसाइड करता है कि उसकी अपकमिंग वर्ब क्या होगी, जो उससे सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो प्लूरल है, SES मत लगाइए। वन ऑफ द के पास के साथ नाउन हमेशा प्लूरल इस्तेमाल की जाती है, और डेफिनेट आर्टिकल यूज करें अगर डिग्री सुपरलेटिव है या फिर ऐसी किसी भी बात के लिए। वीडियो की लेंथ को देखते हुए मैं 16 पे पॉज रखता हूं, कोशिश करूंगा 15 के मैं आपके लिए सेट्स इस तरह के दे देता हूं, लेकिन मेरे सेट्स देने की डिपेंडेंसी आप पर है, यानी अगर आप सपोर्ट करते हैं तो ये सीरीज आगे रखूंगा। कई लोगों का कहना है नाउ इट्स अप टू यू। तो जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं, 4 और रह गए हैं, इनको मैं नेक्स्ट सेट में आपसे डिस्कस कर लूंगा। 15 के मेरे सेट्स आपके लिए जरूर रहेंगे। सो फिनिशिंग दिस वीडियो हियर एज पर द लेंथ, इतना भी लेंथी नहीं करना है। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आई नीड फीडबैक ऑफ दिस वीडियो। जो भी आज लाइव देख रहे हैं प्रीमियर में या फिर बाकी भी देखें, आप नए भी हो तब भी आपसे रिक्वेस्ट है, इन 2 शब्दों के साथ अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आगे रखूंगा। और हाँ, आपकी भी जो डाउट्स रही हो, जो सेंटेंस आपको ऑकवर्ड लगे हैं, हर एक नहीं कि भंडारा पूरा लग जाए तो मैं फिर इतने सेंटेंसेस नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन जो आपको लगता है कि मुझे डिस्कस करने चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में वो टाइप कर दीजिए, मैं उनको पिक करके अपने वीडियोस में मार्क जरूर करना चाहूंगा, अगर मुझे सफिशिएंट व्यूज इस वीडियो के या सपोर्ट आपका मिलता है। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, वर्ब, हर चीज की प्लेलिस्ट है। ग्रामर छोड़िए, वोकैबुलरी भी, और इसके साथ साथ फंक्शनल पार्ट आपका, पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, लगभग हर एग्जाम के लिए, क्लोज टेस्ट, RCs, हर चीज अवेलेबल है। एक बार चेक कर लीजिएगा। आप मुझे प्लीज यूट्यूब पर मेरा चैनल देख सकते हैं, कपिल म्यूजिक बॉय, कुछ सॉन्ग्स वहां पर हैं, अच्छा लगता है, कभी कभी फ्रेम कर लेता हूं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं विद द सेम हैंडल कपिल म्यूजिक बॉय, ट्विटर भी सेम हैंडल से है कपिल म्यूजिक बॉय। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस और आपकी डाउट्स आप वहां पर डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हाँ, फेसबुक पेज भी उसी नाम से है, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, प्लीज फॉलो दैट। और अगर आप अनअकैडमी पर हैं तो वहां आपसे मिलते हैं कई सारी फ्री क्लासेस के लिए, स्पेशल क्लासेस जहां पर आपको कुछ समझाना चाहूँ। And apart from that, I'm a plus educator in the banking stream, और जहां पर मेरी डेली क्लासेस रहती हैं, कुछ कोर्सेज के साथ, कुछ बैचेस के साथ, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए भी। हाँ, अगर आप बैंक के नहीं भी हैं तब भी अनअकैडमी चेक कर लीजिएगा, इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई वुड से, जहां पर एक बार पे करने के बाद आप कितने भी एजुकेटर से कितने भी अमाउंट ऑफ टाइम तक बाखूबी पढ़ सकते हैं। और हाँ, फाइनल सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, पेमेंट से पहले मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज कपिल सर, KAPILSIR, प्रीटी सिंपल टू रिमेंबर, और आप टोटल अमाउंट का 10% वहीं पर ऑफ पाएंगे, नीड नॉट पे, जो आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप चेक कर सकते हैं हमारा रेफरल कोड कपिल सर फॉर एनी सब्सक्रिप्शन एट अनअकैडमी। डू फॉलो मी एट अनअकैडमी एंड चेक आउट दीस सोर्सेज एज वेल। थैंक यू वेरी मच, ऑल डिपेंडेंट ऑन योर फीडबैक। दिस इज कपिल देव शर्मा, ऑलवेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। थैंक यू।